finally, the historic moment has arrived. May I now request Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh to launch this majestic advanced frigate Project P-17 Alpha या 3023 by pressing the button. अंततः हुआ ऐतिहासिक क्षण जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा परियोजना 17 अल्फा के इस अद्भुत उन्नत फ्रिगेट यार्ड 3023 का जलावतरण हम सब इस अद्भुत पल के साक्षी बन रहे हैं जब हमारे माननीय रक्षा मंत्री IBZ News Defense News Update. News read by VT. Reported by Antara Tripathi. India moved one step ahead in the advancement of Indian Navy power with world-class stealth frigate. माननीय रक्षा मंत्री का संबोधन लॉन्च ऑफ दूनागिरी वर्ल्ड क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट कोलकाता 15 जुलाई 2022। टाइम्स आदरणीय एक ताज गार्डन रीच शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा वर्ल्ड क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट दूनागिरी की लॉन्चिंग हो रही है। इस अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मुझे जानकारी दी गई है कि दूनागिरी गिरी क्लास की 4th शिप का पुनरावतार है। पुनरावतार की हमारे देश में पुरानी परंपरा रही है। नए अवतार का सामान्य अर्थ होता है कि वह नई परिस्थितियों के बिल्कुल अनुरूप हो, अप टू डेट हो। त्रेता युग की मर्यादा के अनुरूप चाहे श्री राम हो या द्वापर की विसंगतियों के अनुरूप श्री कृष्ण हो, मूल रूप में सभी हरि अथवा विष्णु का रूप होने के बावजूद भिन्न युग और परिस्थितियों के अनुरूप भिन्न अवतार लेते हैं। ठीक उसी तरह जैसे आज हरि के 2 रूप हमारे बीच भी उपस्थित है। एक हरि यानी एडमिरल आर हरि कुमार नौसेना प्रमुख का दायित्व संभाल रहे हैं और दूसरे हरि यानी कॉमोडोर पी आर हरि गियारसी के CMD का कार्यभार संभाल रहे हैं। ऐसे ही दूनागिरी शिप का यह अवतार भी वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बिल्कुल अप टू डेट है। 3. दूनागिरी मल्टीडायमेंशनल कैपेबिलिटीज के साथ वर्ल्ड क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट होगी जो समुद्र से लेकर आसमान और अंडर वाटर तक में दुश्मनों को पूरी तरह तबाह कर सकेगी। इसकी लॉन्चिंग गियारसी के सुनहरे सफर का एक नया और महत्वपूर्ण पड़ाव है, ऐसा मेरा मानना है। इसके लिए मैं इंडियन नेवी गियारसी के सभी इंजीनियर्स, रिसर्चर्स और टेक्नीशियंस को अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 4 साथियों, जब इस आयोजन की रूपरेखा मेरे सामने रखी जा रही थी तो मेरे एक अधिकारी ने कहा कि इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड और देश के अनेक शिपयार्ड्स लगातार प्रगति कर रहे हैं और आए दिन किसी न किसी शिप की लॉन्चिंग और कमीशनिंग करते रहते हैं। अब मुश्किल इस बात की कि एक जैसे आयोजन में बार बार बोला भी जाए तो क्या बोला जाए। मुझे नहीं मालूम कि इस बात को आपके सामने रखा जाए या नहीं। मैंने कहा कि बात तो सही है, पर मैंने उनसे एक बात कही जो किसी समय प्राचीन ग्रीक फिलोसोफर हेराक्लिटस ने कहा था। 5 उन्होंने कहा था कि नो मैन एवर स्टेप्स इन द सेम रिवर ट्वाइस, फॉर इट्स नॉट द सेम रिवर एंड ही इज नॉट द सेम मैन। यानी एक ही जैसी दिखने वाली नदी में भी कोई मनुष्य दोबारा नहीं उतर सकता है, क्योंकि अच्छा खासा पानी गुजर जाने के कारण एक तो नदी वही पुरानी नदी नहीं रह जाती है और वक्त गुजरने के कारण वह मनुष्य पुराना मनुष्य नहीं रह जाता है। ऐसे में एक जैसा आयोजन होने के बावजूद मैं हर आयोजन को नए रूप में देखता हूँ और साथ ही मैं स्वयं को भी हर बार नए रूप में देखता हूँ। इसलिए आप लोग जितनी भी शिप्स की लॉन्चिंग और कमीशनिंग में मुझे आमंत्रित करेंगे, मैं हर इवेंट में पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ उपस्थित रहने का पूरा प्रयास करूंगा। इसके लिए मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। 6 साथियों, जिस जगह हम सभी आज उपस्थित हुए हैं, यानी आमार शोनार बांग्ला का भारतीय इतिहास और संस्कृति में अतुलनीय योगदान रहा है। हजारों वर्ष पूर्व यहीं के ताम्रलिप्ति पोर्ट के माध्यम से अनेक देशों के साथ हमारे ट्रेड रिलेशंस हुआ करते थे।
11th सेंचुरी में यह प्रांत भारत की स्ट्रॉन्ग नेवल पावर का साक्षी बनता है, जब राजेंद्र चोल प्रथम अपनी नौसेना के सहारे बंगाल की खाड़ी और सीलोन, जावा, सुमात्रा आदि के विजय अभियान पर निकलते हैं। बंगाल की खाड़ी पर उनके अधिकार के कारण यह जलक्षेत्र चोल लेक कहलाया। 15th सेंचुरी में चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति योग का प्रचार प्रसार कर आमजन को समरसता का पाठ पढ़ाया और उन्हें अध्यात्म से जोड़ने का कार्य किया। 19th सेंचुरी में यह प्रांत नवजागरण का प्रवेश द्वार बना। राजा राममोहन राय जैसे विद्वानों और समाज सुधारकों ने एक ओर पूरे देश में सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत की तो दूसरी ओर भारतीयों का पश्चिम के ज्ञान विज्ञान से परिचय कराने में एक सेतु का कार्य किया। 8 महर्षि अरविंद और स्वामी विवेकानंद ने अध्यात्म को राष्ट्र और समाज से जोड़ते हुए उसे व्यावहारिक धरातल पर लाने का कार्य किया। बंकिम चंद्र चटर्जी, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर और शरत चंद्र चटर्जी जैसे साहित्यकारों ने विश्व स्तरीय साहित्य रचकर आमजन के सुख दुख को व्यापक अभिव्यक्ति दी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने तत्कालीन शिक्षा को आधुनिकता से जोड़ने का कार्य किया तो केशव चंद्र सेन दर्शन के क्षेत्र में परंपरा और आधुनिकता को एक साथ लेकर चलने वाले यात्री बने। वर्टिकल बार साइंस के क्षेत्र में भी यहाँ के जगदीश चंद्र बसु, सत्येंद्र नाथ बोस जैसे साइंटिस्ट ने अनेक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी मॉडर्न अप्रोच के चलते किसी समय महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने बिल्कुल सही कहा था कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। 9 यहाँ की महिलाओं की भूमिका भी देश के इतिहास में कम नहीं रही है। बेगम रुकैया, जो कि एक प्रोमिनेंट फेमिनिस्ट थिंकर, राइटर, एजुकेटर और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, इसी धरती से संबद्ध थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका निभाने वाली बीना दास अपने समय की प्रसिद्ध क्रांतिकारी थी। इसी तरह इस भूमि से जुड़ी अनेक महिलाएं हैं जिन्होंने न केवल बंगाल बल्कि पूरे देश में अपना नाम रोशन किया है। 10 आज जब हमारा देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देने वाले बंगाल के वीरसपूतों को भला कैसे भूला जा सकता है। जतींद्रनाथ मुखर्जी अथवा बाघा जतिन जैसे क्रांतिकारी ने आमजन को अपने साथ जोड़ते हुए उनके अंदर गुलामी से लड़ने की ताकत दी। खुदीराम बोस जैसे वीर सेनानी जिन्होंने महज 19 वर्ष की उम्र में देश की आजादी के लिए फांसी का फंदा हंसते हंसते चूम लिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कौन नहीं जानता है। अपने अद्भुत नेतृत्व के बल पर वे न केवल अपने देश से बल्कि जर्मनी और जापान जैसे देशों से भी भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में सफल रहे। 10 बताया जाता है कि जर्मनी से सुमात्रा तक की अपनी यात्रा में लगभग 90 दिन उन्होंने जर्मन और जापानीज सबमरीन्स में गुजारे। आज नेताजी हमारे बीच होते तो स्वदेशी शिप्स और सबमरीन्स देखकर निश्चित ही गर्व से भर उठते। मानवता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी जन्मभूमि यही रही है। उनसे लेकर सत्यजीत रे, पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी, नोबेल पुरस्कार विजेता फेमस इकोनॉमिस्ट श्री अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी तक की परंपरा हम देखें तो शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें बंगाल की धरती ने अपना योगदान न दिया हो। वर्टिकल बार कला, साहित्य, संगीत, धर्म, दर्शन, खेल, विज्ञान, अध्यात्म और गियारसी जैसे एस्टेब्लिशमेंट्स के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में इस प्रांत ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। 12 साथियों, आज दूनागिरी की लॉन्चिंग इंडियन नेवी की दूरदर्शी सोच और गियारसी के कर्मियों के अथक परिश्रम और लगन का प्रतिफल है। यह हमारी नेवी की वियनरी अप्रोच ही थी जिसके चलते इसने 60s में इन-हाउस शिप डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप कर लिया था। गिरी क्लास 1970 के दशक में बायर्स नेवी से बिल्डर्स नेवी की जर्नी का इम्पोर्टेंट माइलस्टोन था।
तब से लेकर आज तक हमारी नेवी आत्मनिर्भरता की राह पर तेजी से प्रगति करती जा रही है। 13 साथियों, आज दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है। देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और व्यापारिक संबंध लगातार बदल रहे हैं। कुछ समय पहले की कोविड की, फिर मिडिल ईस्ट, अफगानिस्तान और अब यूक्रेन की स्थिति से हम सभी वाकिफ हैं। जाहिर है, इनका प्रभाव डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से दुनिया के सभी देशों पर पड़ता है। ऐसे में स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस और दुनिया के विकास के लिए रूल बेस्ड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, सी लेन्स की सिक्योरिटी इत्यादि पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। 14 इंडियन ओशन रीजन और इंडो पैसिफिक में सुरक्षा चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस रीजन में पायरेसी, आर्म्ड रॉबरी, ड्रग स्मगलिंग, इलीगल ह्यूमन माइग्रेशन, इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग और किसी न किसी प्रकार के नेचुरल डिजास्टर की घटना आए दिन देखने को मिलती रहती है। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री के विजन सगर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के अनुसार इंडिया के नेशनल मैरिटाइम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और प्रमोट करने के साथ साथ पूरे रीजन के सिक्योरिटी चैलेंजेस को तय करना इंडियन नेवी के मैंडेट में शामिल हो जाता है। 15 इस प्रकार की कैपेबल वॉरशिप की लॉन्चिंग हमारी नेवी की बढ़ती हुई इंडिजिनस डिजाइन स्ट्रेंथ और इंडियन शिपयार्ड्स, एंसिलरी इंडस्ट्रीज और MSMEs की हाई टेक्निकल प्राउस यानी हमारी आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस आत्मनिर्भर भारत की राह देश को दिखाई है, वह कोई आइसोलेटेड पॉलिसी नहीं है। यह भारत में हो रहे विशाल ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य सभी के लिए सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सुनिश्चित करते हुए एक नए भारत का निर्माण करना है। 16 हमारी नेवी को इंडियन ओशन रीजन में किसी भी मिशन के लिए हमेशा तैयार और रिस्पॉन्स रेडी रहना होगा और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल किसी भी कॉन्टिंजेंसी के दौरान फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनने के लिए प्रयासरत रहना होगा। हमें रीजन में हमारे फ्रेंड्स और पार्टनर्स की जरूरत के समय उन्हें सपोर्ट करने के लिए सदैव तैयार रहना होगा। 17 अभी हाल ही में स्पेन में ऑटोनॉमस अंडरवाटर ड्रोन द्वारा ड्रग स्मगलिंग होती हुई पाई गई है। अनलॉफुल एक्टिविटीज के ऐसे नए नए माध्यम सामने आ रहे हैं जो पहले कभी देखे नहीं गए थे। ऐसे में हमारी नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड और सर्विलेंस एजेंसीज को और अधिक चौकस रहना होगा। इसके लिए हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट्स में बढ़ोतरी करनी होगी ताकि हम इन चुनौतियों से निपटने में अहेड ऑफ द कर्व रहें। नई कंडीशंस के अनुसार अपनी ट्रेनिंग को भी रिओरिएंट करना हमारी आज की महत्वपूर्ण जरूरत है। 18 इसी तरह डार्क एंड ग्रे शिपिंग की चुनौतियां भी हमारे सामने विद्यमान है। अनेक ऐसी मिलिट्री वेसल्स होती है जो आसपास की सीज में मंडराती है और उनका इरादा साफ नहीं होता है, या अनेक सिविल वेसल्स भी ऐसी होती है जो इलीगल एक्टिविटीज में लिप्त होती है। ऐसे में रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज, सैटेलाइट डेटा और इमेजरी से संबद्ध मैरिटाइम ट्रैकिंग एप्लीकेशंस के माध्यम से अनयूजुअल एक्टिविटीज और थ्रेट्स को रोकने के प्रयासों में बढ़ोतरी हमारे लिए आवश्यक हो जाती है। मुझे खुशी है कि हमारी नेवी अपनी कैपेबिलिटी और एंड्योरेंस में बढ़ोतरी करने के लिए लगातार प्रयासरत है। 19 साथियों, भारत अपने सभी पड़ोसी देशों से मैत्री संबंध चाहता है। इसके लिए भारत लगातार प्रयास करता रहता है। श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, म्यांमार हो, मालदीव्स हो या फिर बांग्लादेश, हमने सभी के साथ अपने मधुर और मजबूत संबंध बरकरार रखे हैं। श्रीलंका आज किन कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, आप सभी वाकिफ हैं। हालांकि कोविड और यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट के चलते भारत भी प्रभावित हुआ है, उसके बावजूद हम अपने मित्र श्रीलंका की यथासंभव सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं।
इसी तरह कोविड के संकट के दौरान नेपाल, मालदीव्स आदि देशों को भी हमने विभिन्न ऑपरेशंस के तहत मेडिसिन और अन्य जरूरी सामान भेजकर उनकी मदद की थी। 20. आज अगर बांग्लादेश प्रगति की राह पर तेजी से बढ़ रहा है तो भारत को खुशी होती है। यह राष्ट्र धार्मिक उन्माद, कट्टरपंथ और संकीर्णता को पीछे छोड़ते हुए मॉडर्नाइजेशन, मॉडरेशन, सेक्युलरिज्म, महिलाओं और समाज के अन्य सभी वर्गों के विकास का रास्ता अपनाकर तेजी से आगे बढ़ा है। बांग्लादेश ने जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है वह दुनिया के अनेक देशों के लिए आदर्श प्रस्तुत करता है। 21. हमारा एक पड़ोसी मुल्क जो धर्मांधता, कट्टरपंथ और संकीर्णता से बुरी तरह जूझ रहा है, वह खुद भी गरीबी, बेरोजगारी और आतंक से परेशान है और यदाकदा भारत को भी परेशान करता रहता है। उसे बांग्लादेश से बहुत कुछ सीखने और आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है। बांग्लादेश ने जिस तरह अपना डेवलपमेंट किया है और क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है, वह दिखाता है कि यह राष्ट्र आने वाले समय में सफलता की नई नई ऊंचाइयां छुएगा। हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी, कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी संबंधी जरूरतों के समय भारत हमेशा बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा है और आगे भी पूरी तत्परता के साथ खड़ा रहेगा। यानी भारत अगर अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो वह केवल अपने लिए नहीं, अपने मित्रों के लिए भी बढ़ा रहा है। यह शिप इस दिशा में हमारे लिए एक बड़ा एसेट साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। 22. दूनागिरी नाम अपने आप में अनेक विशेषताएं समेटे हुए है। मुझे बताया गया कि यह द्रोणगिरी शब्द का स्थानीय रूप है जिसका संबंध रामायण से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। राम रावण युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण पर प्रहार हुआ था और वह मूर्छित हो गए थे तो उनके लिए संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी थी। वह बूटी हिमालय के जिस पर्वत पर उपलब्ध थी उसका नाम द्रोणगिरी ही था। यह कार्य हनुमान जी को सौंपा गया। वे पहाड़ पर पहुंचते हैं, बूटी खोजने का प्रयास करते हैं, पर जब बूटी पहचान में नहीं आती तो वे पूरा पहाड़ अपने कंधों पर लेकर उड़ पड़ते हैं। तमाम कठिनाइयों के बावजूद वह अंततः लक्ष्मण की चेतना वापस लाने में सहायक होते हैं और अपना कार्य पूरा करते हैं। इस प्रसंग को बीच में लाने का कारण बस इतना था कि द्रोणगिरी या दूनागिरी स्वयं किसी भी परिस्थिति में अपने काम को अंजाम देने का प्रतीक है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो शिप हम अपने सामने देख रहे हैं और जो लोग इस पर अपनी सेवाएं देंगे, वे निश्चित ही किसी भी परिस्थिति में अपने टास्क को पूरा करने में सफल होंगे और दूनागिरी के गौरव को बनाए रखेंगे। 23. आज यह शिप पहली बार जल का स्पर्श करेगी और साथ ही गंगा माता का आशीर्वाद लेगी। यह खुशी की बात है कि यहाँ उपस्थित नारी शक्ति की प्रतीक नेवी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट श्रीमती कला हरि कुमार जी इस शिप का नामकरण करेंगी और इसे अपनी ब्लेसिंग्स प्रदान करेंगी। 24. दूनागिरी की लॉन्चिंग संभव न होती अगर GRC और इससे जुड़ी अदर बॉडीज का वर्कफोर्स कोविड जैसी तमाम समस्याओं को दरकिनार करते हुए दिन रात काम में न लगे होते। इसके लिए मैं GRC की पूरी टीम की सराहना करता हूं, जिन्होंने इस शिप की संकल्पना को साकार रूप दिया। 25. आपकी सफलता देश के अंदर और उम्मीद पैदा करती है कि आपको आगे और भी बहुत कुछ करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इसी तरह से अपने उत्साह, उमंग और उद्यम से नौसेना और राष्ट्र को बेहतरीन, बेमिसाल और बलशाली युद्धपोत समर्पित करते रहेंगे। 26. इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए मैं एक बार पुनः आप सभी को बधाई देता हूँ। मैं सरकार की ओर से हर प्रकार के सहयोग का आश्वासन देते हुए आप सबके भविष्य के प्रयासों की सफलता की शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।